ओके। मैंने अभी आप लोगों को इस चीज़ का कॉन्सेप्ट देना है कि हमारे पास कंटेंट राइटिंग क्या चीज़ होती है। अच्छा, कंटेंट मैंने जैसे पहले एक बात बताई है कि आप कंटेंट को समझ लो, आपके पास डाटा एंड इंफॉर्मेशन है और उस डाटा एंड इंफॉर्मेशन को आपने डिस्प्ले करना है किसी भी पर्सन के लिए, जो कि आपने ओरली स्पीक करके डिस्प्ले नहीं करना, आपने इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग करना है। तो वो इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग जो चीज़ होगी वो राइटिंग बन जाएगी। लेकिन जो इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग है उसमें हमारे पास बहुत सी चीज़ें ऐड होंगी। उसमें हमारा फॉर्मेट ऐड होगा, उसमें हमारा स्टाइल ऐड होगा, उसमें हमारे इमोशंस भी ऐड होंगे, हमारी फीलिंग्स भी ऐड होंगी। अच्छा, अब इमोशंस एंड फीलिंग्स में वो हैप्पी भी हो सकती हैं, वो रूड भी हो सकती हैं, वो मतलब किसी भी टाइप की हो सकती हैं, मूडी भी हो सकती हैं। और वो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर हम पर्सन टू पर्सन स्पीक करें तो हम अपने फेस एक्सप्रेशन के साथ या वैसे अपने बिहेव के साथ दूसरे पर्सन को बता देते हैं कि जी हमारा तुम्हारे साथ मतलब ये बिहेवियर चल रहा है। बट जब हम राइटिंग में उस चीज़ को लेके आते हैं, तो उस चीज़ में राइटिंग में जब हम आते हैं ना, तो हमारा फॉर्मेट एंड स्टाइल मैटर करता है। जब फॉर्मेट एंड स्टाइल मैटर करता है तो उसके साथ जब हमने इमोशंस एंड फीलिंग्स ऐड करने होते हैं, तो फिर हमारे कुछ वर्ड्स मैटर करते हैं कि हम किस टाइप के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, कंटेंट लिखते वक्त ना दो चीज़ें होती हैं, एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है और एक होती है इनफॉर्मल लैंग्वेज। जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है ना, वो एक इजी लैंग्वेज होती है, जिसको हम समझ लें कि हम कम्युनिकेशन की हद तक अपने डेली लाइफ में, अगर हम उर्दू स्पीकर्स हैं तो हम एक कम्युनिकेशन की हद तक जो यूज़ करें। इनफॉर्मल लैंग्वेज थोड़ी इस टाइप की होती है जिसमें हमारे जो हैं फीलिंग्स और इमोशंस ऐड होते हैं। एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस वाला जो ज़्यादा काम है, ये कॉपी राइटिंग में होता है। बिकॉज जो कॉपी राइटर्स होते हैं ना, उन्होंने डायरेक्ट पर्सन की मैंटेलिटी को टारगेट करना होता है। आपने देखा होगा हमारे पास डिफरेंट ब्रांड्स की एड्स आती हैं, बहुत कुछ आता है, तो उसमें ये होता है कि वो चीज़ें जो हैं डिफरेंट हमारे एग्जैक्ट माइंड की मैंटेलिटी को टैग करती हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो कि ना पढ़ते पढ़ते वक्त ना बहुत ज़्यादा मिक्सचर होने लग जाती हैं। बट आप लोगों ने हर पॉइंट को ना नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन करने के बाद उसको अगर कोई मसला वगैरह हो तो अगेन पूछ लेना है, ठीक है। तो अब मैं ना आपको सबसे पहले ये बात बताती हूँ कि कंटेंट राइटिंग के अंदर हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसमें हमारे पास ब्लॉग राइटिंग एंड आर्टिकल राइटिंग क्या चीज़ होती है। ब्लॉग इज़ दिस कि आप समझ लो आपने किसी एक स्पेसिफ़िक टॉपिक के बारे में, किसी एक स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट के बारे में या अपने डेली लाइफ के बारे में एक ब्लॉग लिखा। आप उसको लिखोगे टू द वर्ड्स, मतलब टू द पॉइंट से समझ लो, टू द वर्ड से समझ लो, मतलब बहुत स्पेसिफिक वर्ड्स, ठीक है। और उन मतलब इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि ब्लॉग जो होता है ना, ज़्यादा वर्ड्स का नहीं होता, वो कम वर्ड्स का होता है, ठीक है। लेकिन उसके मुकाबले में जो आर्टिकल होता है वो ज़्यादा वर्ड्स का होता है। अब ब्लॉग के अंदर एक चीज़ है कि आप जस्ट उसको सीधा फॉर्मल लैंग्वेज में लिख दोगे। आप उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स यूज़ नहीं करोगे। आप उसके अंदर कोई भी मतलब समझ लो कि गूगल के एल्गोरिथम का ख्याल नहीं करोगे। मतलब हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हम आर्टिकल राइटिंग की तरफ जाते हैं, तो हम उसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने इसकी वर्ड्स से लेंथ कितनी रखनी है। फिर हम उसमें ये चेक करते हैं कि हमारी लैंग्वेज किस तरह से रहेगी। फिर हम इस चीज़ को एनालिसिस करते हैं कि जो टॉपिक है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कितनी मिल रही है। अब उसके सपोज डैट आपके पास एक टॉपिक है, कोई आपको कह देता है कि जी एक लैपटॉप के बारे में लिखो। अब उस लैपटॉप के बारे में लिखने के लिए आपको कोई डिमांड करता है 2500 वर्ड्स का लिखो एक लैपटॉप के बारे में आर्टिकल, तो वो लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है? बिकॉज एक लैपटॉप के बारे में कितनी की इन्फॉर्मेशन आप लिख लोगे, वो वर्ड लेंथ कंप्लीट नहीं होगा। तो जब वर्ड लेंथ कंप्लीट नहीं होता एक आर्टिकल के अंदर, तो हमारे पास क्या होता है कि हमें फिर उस आर्टिकल को एक्सपेंड करना होता है। तो वो एक्सपेंड जब होता है तब इसकी वर्ड्स की लेंथ पूरी होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरह से होती हैं, लेकिन अभी जस्ट आपको ब्लॉग एंड आर्टिकल का डिफरेंस बता रही हूँ। तो इसीलिए जो ब्लॉग राइटिंग होती है हमारे पास वो इजी होती है, बट आर्टिकल राइटिंग इज़ नॉट इजी। अच्छा, आर्टिकल के अंदर ना हम कीवर्ड को भी यूज़ करते हैं। कीवर्ड क्या चीज़ है? अब वो कीवर्ड जो है वो एसईओ का पॉइंट है। कंटेंट राइटिंग अधूरी है एसईओ के बगैर, और एसईओ अधूरी है कंटेंट के बगैर। ये मतलब आप लोग देख लेना इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक और बात बताऊंगी। हमारे पास ना एक वर्ड होता है नीश। कुछ लोग इसको नीश कहते हैं, कुछ लोग इसको नीचे कहते हैं। तो नीचे आप इन शॉर्ट टर्म्स ये समझ लो का टॉपिक।
अब हमारे पास अनगिनत टॉपिक्स होते हैं, अनगिनत टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर हम कंटेंट लिख सकते हैं। लाइक आप फैशन के बारे में लिख सकते हो, टेक्नोलॉजी के बारे में लिख सकते हो, प्रोडक्ट्स के बारे में लिख सकते हो, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स के बारे में लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में लिख सकते हो, आर्किटेक्चर के बारे में लिख सकते हो, गार्डनिंग के बारे में लिख सकते हो। तो देखो कितना कुछ है हमारे पास, मतलब लाइक कितना कुछ। ये मल्टीपल टॉपिक्स जो हैं ये मल्टीपल नीशेस हैं। और किसी और जो कंटेंट राइटर्स अब क्या करते हैं वो ये समझ कर लेते हैं कि जी मेरा टेक्नोलॉजी के बारे में लिखने में एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू गार्डनिंग। बट एक अच्छा राइटर वही होता है कि अगर वो हर टॉपिक के ऊपर कंटेंट लिख ले। और उसका हर टॉपिक के ऊपर कंटेंट लिखने कैसे, अच्छा मेडिकल राइटिंग भी बहुत ज़्यादा इन है कंटेंट में, इस बात को बताना मैं भूल गई। जो डॉक्टर्स हैं ना वो अपनी मेडिकल राइटिंग को फ्रीलांसिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं, बिकॉज दे न्यू अबाउट द डिजीज़। उनको पता है ये डिज़ीज़ क्यों हो रही है, इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। उनको ये पता है कि किसी वेजिटेबल है, कोई वेजिटेबल है, कोई फ्रूट है, इसका क्या इम्पैक्ट एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर हो सकता है। लाइक उनको ये सारी चीज़ें, इवन के बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो मेडिसिन के बारे में भी लिखते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये किस किस काम के लिए कैसे यूज़ हो रही है। इवन कि जब हम गूगल करते हैं तो हमें भी मेडिसिन के बारे में बिल्कुल कंटेंट मिल जाता है। तो उसमें यही चीज़ होती है कि उस कंटेंट लिखने वाले लोग होते हैं तो मिल जाता है ना। और अब देखो अगर मैं हूँ, अगर मेरा टेक्नोलॉजी के अंदर एक्सपीरियंस है तो मैं मेडिकल राइटिंग नहीं कर सकती, बिकॉज मेडिकल राइटिंग इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस। जो जिस बंदे की मेडिकल की फील्ड नहीं है ना उसके लिए मेडिकल राइटिंग या मेडिकल नीश के ऊपर कंटेंट लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज उसके लिए आपको ऑफिशियली उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन जो बाकी सारे टॉपिक्स हैं, बाकी सारे नीशेज़ हैं, उन सब में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन सब के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन जो है गूगल से गैदर कर लेते हैं, और गूगल से गैदर करने के बाद उसको अपने फॉर्मेट एंड स्टाइल में लिख के आगे समझ लो डिस्प्ले कर देते हैं, तो डेट्स इट, कंटेंट राइटिंग हो जाती है हमारे पास। ठीक है, कंटेंट राइटिंग के अंदर आर्टिकल राइटिंग हो जाती है हमारे पास। ठीक है, तो अब जो बात आती है वो ये आती है कि हमारे पास जो डिफरेंट नीशेज़ होते हैं, तो एक अच्छा राइटर जो होता है वो यही होता है कि वो हर नीश के ऊपर कंटेंट लिख ले। क्योंकि आप ना स्पेसिफिक नीश को पकड़ के सिर्फ ये कहो ना कि मैं जस्ट इसी के ऊपर कंटेंट लिखूँगा, तो वो डैट इज़ डिफ़िकल्ट थिंग फॉर यू, बिकॉज आपका पोर्टफोलियो बहुत कम रह जाएगा, बहुत कम रह जाएगा। ठीक है, और जब वो पोर्टफोलियो बहुत कम रह जाता है ना तो आपके उतने ही चांसेस कम हो जाते हैं फ्रीलांसिंग में भी और जॉब हंटिंग में भी। तो इट्स गुड कि आप ना हर एक टॉपिक के ऊपर कंटेंट लिख सको, हर नीश के ऊपर लिख सको कंटेंट। ठीक है, तो अब जब और कंटेंट लिखना मुश्किल काम नहीं है हर नीश के ऊपर। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप एक अच्छे रिसर्चर हो ना, ये बात आप देख लो, आप बेशक कंटेंट की फील्ड में हो, बेशक एसईओ की फील्ड में, बेशक किसी भी दुनिया की फील्ड में हो, इवन कि आप ऑनलाइन में नहीं भी हो, वैसे ही हो, कोई इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, तो अगर आप एक अच्छे रिसर्चर हो ना, अगर आपको गूगल भी अच्छे तरीके से यूज़ करना आता है ना, गूगल को भी यूज़ करने के बड़े तरीके हैं जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता। वो समझते हैं सिंपल रिसर्च किया, टॉपिक कोई भी क्यूरी डाली, क्यूरी डाल के हमें आंसर मिल गया, लो जी गूगल यूज़ करना आ गया हमें। नहीं, गूगल यूज़ करना ये काम बिल्कुल नहीं है। बेवकूफ़ है वो बंदा जो कहता है मैं गूगल इस तरह से यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब अगर आप एक गुड रिसर्चर होना, तो गुड रिसर्चर होने के साथ साथ आप एक अच्छे राइटर बन जाओगे हर नीश के अंदर, बशर्त ये कि आपको अच्छी रिसर्च करने आनी चाहिए। और अच्छी रिसर्च डिपेंड करती है आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे, आप कितनी इंटरेस्ट के साथ उस टॉपिक को चेक कर रहे हो, या आप कितना अपना पुट ऑन कर रहे हो एक टॉपिक को रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग कि जिसमें हमारे पास दो तीन चीज़ें आती हैं कि ब्लॉग राइटिंग एंड आर्टिकल राइटिंग में क्या डिफरेंस होता है। आर्टिकल राइटिंग के अंदर कीवर्ड्स वगैरह यूज़ होते हैं, ब्लॉग में ऐसा कुछ नहीं यूज़ होता। और हमारे पास नीशेस क्या होते हैं कि मल्टीपल टॉपिक्स जो होते हैं वो नीशेस होते हैं। ठीक है, अभी मल्टीपल टॉपिक आप ऐसे ना मल्टीपल टॉपिक समझना कि मैं कहूँ कि गार्डनिंग है तो आप 3-4 पौधों के बारे में लिख रहे हो, या गार्डनिंग के बारे में लिख रहे हो, तो ये मल्टीपल टॉपिक्स हैं, तो मल्टीपल नीश है नहीं। अगर गार्डनिंग टॉपिक है तो ब्यूटी जो है बिल्कुल सेपरेट चीज़ है गार्डनिंग से। इट्स मीन ब्यूटी एंड गार्डनिंग
दो टॉपिक्स हैं, मतलब दो निशेस हैं। हाँ, इसके अंदर जितनी वेरिएशंस के ऊपर आप कंटेंट लिख लो वो वेल एंड गुड, ओके। तो अब आप क्या चीज़ है कि आपको अच्छी रिसर्च करनी आनी चाहिए। अच्छी रिसर्च करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास आपका पेंसिल और पेपर होना चाहिए। कभी भी कोई भी रिसर्च पेंसिल पेपर के बगैर नहीं होती अच्छे वाली, बिल्कुल नहीं होती। अगर आपको लगता है ना कि आप अपने माइंड में पॉइंट्स बना लोगे या आप देख लोगे कि मतलब मैं ठीक काम कर रहा हूँ, तो नो, ऐसा नहीं हो सकता। या तो आपके पास आपके लैपटॉप का नोट पैड ओपन होना चाहिए, नोट्स ओपन होने चाहिए, या डॉक्यूमेंट की फ़ाइल ओपन होनी चाहिए, वर्ड डॉक्यूमेंट की या गूगल डॉक्यूमेंट्स की, ताकि आप उसके ऊपर हर पॉइंट लिख सको। या आपके पास पेंसिल और आपकी बुक आपके पास होनी चाहिए, आपकी डायरी, ठीक है। वो बट ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन जो रहता है वो डायरी वाला रहता है, बिकॉज जब आप एक चीज़ को अपने पास नोट डाउन कर लेते हो तो वो आपको आई थिंक सो बाद में काफ़ी हेल्प करती है, काफ़ी, मुझे तो करती है। आप लोगों को कैसे करेगी अभी मुझे पता नहीं है। आप लोग इस चीज़ को यूज़ करोगे तो मे भी आप लोगों को हेल्प करे, ठीक है। मैंने भी अपनी एक डायरी रखी हुई है, कुछ भी बात होती है, कुछ भी लेक्चर्स होते हैं, मैं एवरीथिंग उसी के ऊपर नोट करती हूँ, देन मैं उसको ओपन करके चेक कर लेती हूँ, ठीक है, चीज़ों को। क्योंकि चीज़ें बंदे को भूल भी जाती हैं ना, तो वैसे भी जब बंदे की थोड़ा सा अप्स एंड डाउन चल रहे हों इन लाइफ, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा भूल जाती हैं या आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो एटलीस्ट आपके पास इन द रिटन फॉर्म आपके पास कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। और डायरी भी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो कि आपके हैंड बैग में हमेशा से रहे, मतलब ऐसी चीज़ पर होनी चाहिए कि जो आपके पास पास बिल्कुल रहे, ठीक है। इस चीज़ को अपनी एक हैबिट बना लो आप लोग कि वो चीज़ आपके पास रहे। अच्छा कंटेंट रिसर्च करने के लिए हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं। एक तो गूगल बेस्ट टूल है, बेस्ट थिंग है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं जिनमें मैं आपको कुछ के नेम लिखवा रही हूँ, वो नोट डाउन कर लो। जिसको हम कहते हैं पिंटरेस्ट, PINTEREST, पिंटरेस्ट, कोरा। कोरा बहुत बड़ी मार्केट है, पिंटरेस्ट खुद एक बहुत बड़ी मार्केट है, और पिंटरेस्ट एक बिल्कुल सेपरेट डिजिटल स्किल है जिसमें हम पिंटरेस्ट मार्केटिंग को और पिंटरेस्ट को यूज़ करना सीखते हैं। एक दफ़ा मैंने एक बुक बाई की थी $15 की, पिंटरेस्ट मार्केटिंग की। अभी तक मैंने पढ़ के नहीं देखी, तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं पिंटरेस्ट स्टार्ट करूँगी, बट वो रह जाता है। क्या पता आप लोगों के साथ स्टार्ट कर लूँ, आपको पढ़ाते पढ़ाते ट्राई करूँगी। पिंटरेस्ट, उसके बाद कोरा, ये दो ऐसी चीज़ें हैं। उसके बाद एक और टूल है जिसको हम कहते हैं कंटेंट बज़, CONTENT, कंटेंट BUZZ, बज़, ठीक है। इनको ना मैं ओपन आपको बाद में करके दिखाऊंगी कि ये कैसे कैसे किधर किधर यूटिलाइज होते हैं। बिकॉज अगर मैंने अभी इनको ओपन करके आपको यूज़ करना बता दिया ना, पहले मैं सबसे पहले गूगल को रिसर्च करना बताऊँगी कि गूगल पर कंटेंट किस तरह से रिसर्च होता है। तो जब गूगल का कंटेंट रिसर्च करना आप लोगों को बता दूंगी ना, फिर बाकी पिंटरेस्ट और कोरा का बताऊंगी। बिकॉज अगर मैंने आपको पहले ये चीज़ें बता दें तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे और आपको यूज़ करना नहीं आएगा, ठीक है। बट मैं आपको बस नेम्स बता रही हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है, या आपको पता हो कि ये भी चीज़ है। जब मैं नेक्स्ट टाइम उस चीज़ की बात करूँ तो आपको ना मतलब पता हो, ठीक है। उसके बाद यस, दिस इज़ द थिंग। अब मुझे ये बताओ आप लोगों को जो मैंने अभी तक कुछ बोला है उस बात की समझ आई है कि नहीं। आ गई है समझ। ओके ओके ओके। अब वैसे ये बहुत बेसिक था, बहुत बेसिक था, लेकिन क्या है कि इसका ना ये है कि ज़रूरी था बताना। अच्छा वो ना अब मैं ना आपको एक पहले ना मैं ना सारे लेक्चर्स जो है ना, पहले मैं ना सारे लेक्चर्स जो हैं ना गूगल ड्राइव में अपलोड करती थी रिकॉर्डिंग्स। वो ना गूगल ड्राइव में पता नहीं क्या मसला है, अगर उनको मैं समझ लो अपलोड करती हूँ ना, गूगल ड्राइव में बहुत टाइम लेते हैं, बहुत टाइम लेते हैं। अब क्या है कि मैं ना जितने भी लेक्चर्स होंगे ना यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया करूँगी,
वो मेरे पास मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर मैं काम वगैरह नहीं करती, बस वो बना पड़ा है। तो ये है कि मैं उसके ऊपर अपलोड कर दिया करूँगी, उधर विद इन 5 मिनट्स पूरी वीडियो अपलोड हो जाती है। तो आप लोग जो अपना लेक्चर है ना वापस से रिमेनिंग उधर से पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन आज के लिए मेरे पास ना आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है। आप लोगों की असाइनमेंट क्या है, आप लोग सारे कोई ना कोई मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे, किसी के पास एंड्रॉयड होगा, किसी के पास आईफोन होगा, मतलब कोई भी मोबाइल होगा, कोई भी मॉडल का होगा, कोई भी कंपनी का होगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, आपने क्या करना है कि आपने उस, और आपको गूगल यूज़ करना आता होगा, इतना भी मुझे पता है, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने ना एक मोबाइल लेके, जो भी आपका अपना मोबाइल है, आपको पता है ना कि आप कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हो, किस कंपनी का और कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हो, उसका ना आपने क्या करना है कि आपने उसको ये चीज़ करनी है कि आपने उस अपने मोबाइल के बारे में ना गूगल के ऊपर रिसर्च करनी है। रिसर्च आपने क्या करनी है कि आपने अपना टॉपिक सिर्फ सर्च बार में लिखना है, सर्च बार में लिखने के बाद आपने कर देना है उसके ऊपर क्लिक, ठीक है। जब आप उसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपको डिफरेंट रिजल्ट्स शो होंगे। जब आपको उसके डिफरेंट रिजल्ट्स शो होंगे तो इट्स मीन कि वो जो डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे वो आपके मोबाइल के बारे में मतलब आउटपुट होगी। अब जब वो आपके मोबाइल के बारे में अपलोड होगी ना, तो आपने पहले ही 10 वेबसाइट्स को ओपन करना है इन सेपरेट ऐप्स, और आपने उन सबको ओपन करके जस्ट इस चीज़ को एनालिसिस करना है कि उन्होंने उस मोबाइल के बारे में किस फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब उनका क्या फॉर्मेट है। किसी ने पहले बॉडी के बारे में बात की है, किसी ने पहले ब्रांड के बारे में, किसी ने पहले स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात की है, या और चीज़ के बारे में बात की। मतलब आपने 10 वेबसाइट्स पर इस तरह से एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद आपने ना उस चीज़ को अपने पास नोट डाउन कर लेना है कहीं ना कहीं पे। आपने बिल्कुल कंटेंट नहीं लिखना कुछ भी, जस्ट आपने हेडिंग्स का कॉन्सेप्ट समझते हो ना, जस्ट ऊपर वाली हेडिंग के किस वे में लिखा है आपने क्या करना है, 1 लिखना है। समझ लो आपने लिखना है फर्स्ट वेबसाइट, पेज ओपन किया, मैं आपको बता रही हूँ, पेज ओपन किया, पेज ओपन करके सबसे पहली लाइन पे लिखा फर्स्ट वेबसाइट। फर्स्ट वेबसाइट लिखने के बाद नीचे आपने लिख देना कि उसने किस लिहाज से लिखा था, ठीक है। अगर आपको लगता है कि उसने कुछ अच्छे लिहाज से लिखा था तो आप उसकी जस्ट हेडिंग्स को मेंशन कर दोगे। अगर आपको लगता है कि इसने कोई अच्छा कंटेंट नहीं दिया है तो आप उसको लिख दो सेपरेट के, मतलब कुछ समझ नहीं लगी इसके कंटेंट की कि ये क्या शो कर रहा है। ऐसे ही सेकंड वेबसाइट, ऐसे ही थर्ड और ऐसे ही फोर्थ, आपने मैक्सिमम 6 to 7 का लिखना है। और ये आप लोगों के असाइनमेंट है जो कि आपने कल 8 बजे क्लास से पहले पहले मुझे ग्रुप में भेज देनी है, ठीक है। और अपने पास पेपर पेन पे करके भेजनी है, सही है। कंटेंट नहीं लिखना, जस्ट हेडिंग्स लिखनी है, सही है।